हेलो दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि जो लॉकडाउन का पीरियड है अपनी कंट्री में वो बढ़ा दिया गया है। तो हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो पहला लॉकडाउन था और जो दूसरा लॉकडाउन है उसमें थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है। पहला लॉकडाउन जो था वो मतलब ऐसी सिचुएशन में पहले हम लोग कभी आए नहीं थे, तो चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग रहे हों उनके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल रहा होगा। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं, तो अब हम लोग को वो टाइम है कि अब हम लोग को थोड़ा सा अपने रूटीन वर्क जो कुछ भी हम लोग घर से कर सकते हैं, चाहे स्टडीज़ में चाहे किसी फील्ड में, वो करना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अब अगर सोचा जाए तो दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर कोई पेसिमिस्टिक होगा, उतना डिमोटिवेटिंग इंसान होगा, तो वो ये बोलेगा कि हाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन को देखा जाए कि अगर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जब भी चीज़ें नॉर्मल हुई, तो नॉर्मल होगा सब, तो स्टार्टिंग में हम लोग को रहेगा कि हाँ चलो सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ सही हो गया। बट उसके बाद जब हम लोग सोचेंगे कि कोरोना को भूलना शुरू कर दिए होंगे, तो हम लोग सोचेंगे कि 2 महीने का टाइम हमने जो वेस्ट कर दिया, क्या वो 2 महीने तो मेरी प्रिपरेशन में या मेरे कैरियर में इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो जाए कि 2 महीने बाद जब हम लोग कोरोना को भूल जाएं तो ऐसी इस सिचुएशन में अपने आप को पाएँ कि ये 2 महीने बहुत हमने वेस्ट कर दिए। हम लोग घर में बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते थे, तो पहले तो यूटिलाइज़ करना मुश्किल था, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि आपको थोड़ा सा यूटिलाइज़ करना पड़ेगा इस टाइम को, पढ़ाई के रिस्पेक्ट में या किसी और रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसके बारे में सोचेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्शन मोटर स्टार्ट किया था, इंडक्शन मोटर के बेसिक्स हम लोग देखे थे। तो आज उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं लास्ट कुछ ईयर्स में, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं समरी दूंगा लास्ट लेक्चर का कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था। तो लेक्चर में लास्ट हमने ये पढ़ा था कि हम लोग 3 फेज सप्लाई जो होती है, 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर पे इंडक्शन मोटर को। सिंगल फेस इसलिए नहीं देते क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बन नहीं पाती है। मैग्नेटिक फील्ड बनती है, फिर वो पल्सेटिंग होती है, तो एक कांस्टेंट टॉर्क जो है वो अपने इंडक्शन मोटर के रोटर पे नहीं लग पाता है। इसके वजह से 3 फेज सप्लाई हम लोग देते हैं। 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसमें जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मान लो इस डायरेक्शन में स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो इसको हम बोलते हैं NS, सिंक्रोनस स्पीड। ये होता है 120 F/P। तो ये 120 F/P मतलब फ्रीक्वेंसी जो हम दे रहे हैं 3 फेज की, ठीक, स्टेटर पे, वो डिसाइड करती है कि इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक, जो फ्रीक्वेंसी हमने दी वो डिसाइड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होगी। अब एक डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, वो कट करती है रोटर के कंडक्टर्स को। अब यहाँ पे EMF इंड्यूस होता है और करंट फ्लो होती है। ठीक, तो इसकी EMF जो इंड्यूस हो रही है वो किस बात पे डिपेंड करती है कि इस रोटर से मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से चल रही है, मतलब रिलेटिव स्पीड रोटर में और मैग्नेटिक फील्ड में कितना है। तो मान लेते हैं कि एट NR इज इक्वल टू 0, एट NR इज इक्वल टू 0 मतलब रोटर अपना रुका हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी जो इंड्यूस्ड EMF है रोटर का, वो कौन डिसाइड करेगा? रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। तो शुरू में रोटर रुका हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड चल रही है NS से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? रोटर के कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में NS हो गया। तो इसको हम बोल देते हैं FR/P/NS। ये है रिलेटिव स्पीड। ठीक, ये है रिलेटिव स्पीड अपॉन 120। अब दूसरा केस कि अगर रोटर स्टार्ट हो गया है और वो NR से चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में NR है, इस डायरेक्शन में NS है, और इसी डायरेक्शन में रोटर भी चल रहा है NR से। ठीक, तो अब रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? NS माइनस NR। मान लो वो आगे चल रहा है, मैं पीछे चल रहा हूँ। 100 स्पीड से एक तेज कार जा रही है, मैं 50 की स्पीड से आ रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा कि स्पीड से वो 50 से ज़्यादा जा रही है। ठीक, तो रिलेटिव स्पीड अब क्या हो जाएगी? NS माइनस NR।
तो अब एफ आर हो जाएगा पी एन एस माइनस एन आर, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप स्पीड अपॉन 120। इसको और क्या लिखते हैं, पी एस इंटू एन एस अपॉन 120। तो ये जो रिलेटिव स्पीड है इसको हम कंपेयर करते हैं सिंक्रोनस स्पीड से, इसलिए इसको हम एन एस के साथ स्लिप स्पीड हम लोग लिख देते हैं कि हाँ ये एन एस माइनस एन आर ना रख के एक सिंक्रोनस स्पीड के साथ एक कंपैरिजन हो जाएगा, तो एस इंटू एन एस लिख देते हैं। तो एस क्या आ जाएगा यहाँ से, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। अगर यहाँ से एन आर निकालेंगे तो वो आता है एन आर एन एस 1 माइनस एस स्लिप। ठीक है, तो जब रोटर रुका हुआ था तो एन आर 0 था, तो स्लिप क्या हो जाएगी, एट एन आर 0, तो स्लिप हो जाएगी 1। और मान लो एन आर के इक्वल एन एस हो गया, सॉरी एन एस के इक्वल एन आर हो गया, तो एट एन आर इज इक्वल टू एन एस। ठीक, एन एस तो कांस्टेंट है, वो किसी के इक्वल नहीं होगा, लेकिन एन आर मान लो अगर एन एस के इक्वल हो गया तो स्लिप हो जाएगा 0। ठीक, तो इतना हम लोग लास्ट लेक्चर में देख लिए थे कि फ्रीक्वेंसी हम लोग दिए, उसके वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड डिसाइड हुई, और फिर वो रिलेटिव स्पीड जो रोटर के साथ है वो डिसाइड कर रही है कि रोटर के ईएमएफ में क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय स्टेटर। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एन एस। स्टेटर ने जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई उसको हमने बोल दिया एन एस। अब स्पीड ऑफ रोटर हम बोल रहे हैं एन आर, स्पीड ऑफ रोटर हम बोल दे रहे हैं एन आर। ठीक है, तो अब एक चीज़ ये सोचो कि अगर ईएमएफ जो है वो रोटर में आ रहा है, उसके वजह से करंट आ रही है, तो करंट की वजह से भी तो एक फील्ड होगी, मतलब रोटर की भी तो एक फील्ड होगी, क्योंकि करंट तो रोटर में ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो रोटर में करंट होगी, उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब एक छोटी समझने वाली बात है कि अगर मान लें कि रोटर की जो फील्ड है और जो स्टेटर की फील्ड बनी, दोनों अगर अलग अलग स्पीड से चल रही हो, ठीक, तो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कभी भी हमको एयर गैप में नहीं मिल पाएगी। मान लो एन एस कुछ ज़्यादा है और रोटर की जो फील्ड बनी वो कुछ अलग है, तो दोनों एक कांस्टेंट फील्ड नहीं बन पाएगी, इसकी वजह से पल्सेटिंग टॉर्क मिलेगा। इसलिए रोटर की फील्ड को भी जो रोटर में करंट फ्लो हुई उसके वजह से जो फील्ड बनी उसको भी एन एस ही होना पड़ेगा। ठीक, इसको थोड़ा सा समझने वाला ये अलग पॉइंट है। रोटर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो भी एन आर से नहीं चलेगी, वो भी एन एस से चलेगी, क्योंकि दोनों जो फील्ड बन रही है एक स्टेटर की वजह से और एक रोटर की वजह से, वो अगर अलग अलग स्पीड से चलेंगी तो कभी भी कांस्टेंट टॉर्क हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो फील्ड चाहे कोई बनाए, चाहे रोटर बनाए, चाहे स्टेटर बनाए, दोनों की स्पीड सेम होगी। ठीक, तो ये हो गया स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड, जो स्टेटर ने बनाई वो भी एन एस से चल रही है, रोटर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो भी एन एस से चल रही है, और रोटर चल रहा है एन आर से। ठीक, अब इससे बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए 3-4 वो हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2011 का 2 नंबर का क्वेश्चन, 2011 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि 6 पोल 50 हर्ट्ज, 6 पोल 50 हर्ट्ज, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग एट स्लिप। मतलब ये 6 पोल मशीन है, 50 हर्ट्ज हमने सप्लाई दी और 3 फेज सप्लाई दी है, और स्लिप जो है, जो ऑपरेटिंग स्लिप है इंडक्शन मोटर का वो है 5%। तो इसमें 2 चीज़ हमसे पूछी गई है कि पहली कि स्पीड
ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और दूसरा हमसे पूछा गया है स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो पहला तो बहुत सिंपल सा है। पहला ये है कि रोटर की स्पीड जो स्टेटर ने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो ns होती है, और जो रोटर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो भी ns होती है। अब ns कुछ भी हो उससे हमको कुछ मतलब नहीं है, हमको बस ये पता है कि दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ज़ीरो होगी। दोनों ns से चल रहा है तो लगेगा कि दूसरा वाला रुका हुआ है। तो स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। ठीक, अब दूसरा केस कि अब मान लेते हैं कि रोटर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्पीड। तो यहाँ से देख लेते हैं ns कितना होगा। ns होगा 120, f कितना है 50 और p है 6, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 1000 RPM। NR कितना हो जाएगा? 1000 1 माइनस s। ठीक, तो NR हो जाएगा 1000 1 माइनस 0.05। ठीक है, 1 माइनस 0.05, क्योंकि 5% है, उसको एग्जैक्ट वैल्यू में कर देंगे तो 1/100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना 950 RPM। ठीक, तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड या रोटर की मैग्नेटिक फील्ड चल रही है 1000 RPM से और रोटर चल रहा है 950 से, तो स्टेटर को क्या दिखेगा? स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे रोटर क्या दिखेगा? -50 पीछे। तो हमको स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड से रोटर की स्पीड बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा -50 RPM। ठीक, 1000 से स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड चल रही है और रोटर चल रहा है 950 से, तो स्टेटर को लगेगा कि रोटर -50 से चल रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन था। मैं इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो ये जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो लोग के लिए थोड़ा इजी होगा, लेकिन जो लोग नहीं भी जानते हैं वो लोग भी आसानी से इसको देख सकते हैं। तो लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो 2015 का है वो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो वो लोग लास्ट वाला क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है 2014 एक नंबर का, 2014 1 मार्क्स। ठीक, 2014 एक नंबर का क्वेश्चन है और इसमें डाटा गिवन है 8 पोल 3 फेज, 8 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। 8 पोल मशीन हो गई, 3 फेज सप्लाई और 50 हर्ट्ज सप्लाई हमने स्टेटर पे दी। और ऑपरेटिंग स्पीड ये है 700 RPM। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट ऑफ मोटर इन हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इन हर्ट्ज हमसे पूछा गया है।
ठीक है। तो अब एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि स्टेटर पे हमने फ्रिक्वेंसी दी, ठीक, वो हमको गिवन है, 8 पोल मशीन गिवन है। तो जो रोटर की फ्रिक्वेंसी होगी तो वो चाहे ईएमएफ की फ्रिक्वेंसी हो चाहे करंट की फ्रिक्वेंसी, वो दोनों सेम होगी। तो क्वेश्चन में चाहे केवल रोटर की फ्रिक्वेंसी हमसे पूछ सकता है, या रोटर के ईएमएफ की फ्रिक्वेंसी हमसे पूछ सकता है, या रोटर के करंट की फ्रिक्वेंसी पूछता है। तीनों एक ही चीज़ हैं, जो ईएमएफ का फ्रिक्वेंसी वही करंट का फ्रिक्वेंसी। तो इसमें क्या है, सिंपल सा है कि पहले तो हमको निकालना पड़ेगा एनएस क्या है। तो एनएस है 120 F/P 550/8। तो ये 2 हो गया, ये 60 हो गया, सॉरी 3 हो गया, ये 2, ये 30। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1500/2 750 RPM, ठीक। तो अब यहाँ पे रोटर की फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, रिलेटिव स्पीड पे, ठीक। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड। तो 750 RPM से फील्ड चल रही है और 700 RPM से ये ऑपरेटिंग स्पीड कितनी है, ये मतलब रोटर की स्पीड है। 750 से मैग्नेटिक फील्ड चल रही है और 700 से रोटर चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हुई, 50। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी होगी वही अपनी रोटर की फ्रिक्वेंसी होगी। तो रोटर की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसको मैं लिख रहा हूँ P रिलेटिव स्पीड अपॉन 120, ठीक है। तो P कितना है, 8। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 750 माइनस 700/120, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 × 50/120। तो ये आ जाता है 3.33 हर्ट्स, ठीक। तो ये 3.33 हर्ट्स आएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डाटा को भी हमको समझना पड़ेगा। अगर मोटर गिवन है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो 50 हर्ट्स हमको सप्लाई दी है तो 25 हर्ट्स हो जाएगी, ठीक है। वो कुछ 3, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही रहेगी, मतलब बहुत उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक। क्योंकि वो रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करती है। रोटर की स्पीड जो होगी वो बहुत कम नहीं होगी सिंक्रोनस स्पीड से, वो लगभग सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ही होगी, ठीक। तो फ्रिक्वेंसी भी उसके करस्पॉन्डिंग जो आएगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, वो कम होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 4 पोल इंडक्शन मशीन इज वर्किंग एज इंडक्शन जनरेटर। तो 4 पोल गिवन है, 4 पोल, और ये वर्क कैसे कर रहा है, इंडक्शन जनरेटर की तरह। मोटर नहीं है ये इंडक्शन जनरेटर है। सप्लाई फ्रिक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज, मतलब एस गिवन है, मतलब इसको सिंपल एस जो हम यहाँ देते हैं, ये वाली सप्लाई वो गिवन है 60 हर्ट्ज, ठीक। तो रोटर करंट की फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, मतलब FR भी हमको गिवन है 5 हर्ट्ज। हमसे पूछा गया है स्पीड ऑफ मैकेनिकल स्पीड ऑफ रोटर, मतलब NR हमसे पूछा गया है इन RPM, ठीक। तो ये हमसे पूछा गया है NR इन RPM। तो एक चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा कि NS जो टर्म है वो NS रिप्रेजेंट क्या करता है। अगर जो रोटर की स्पीड है, ठीक, रोटर की स्पीड अगर, इसीलिए मैंने बोला था कि NS जो है सिंक्रोनस स्पीड, वो एक रेफरेंस स्पीड है। अगर NS से कम रोटर की स्पीड रहेगी तो वो मोटर की तरह काम करेगा।
अगर ns से ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो वो जनरेटर की तरह काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे इंडक्शन जनरेटर का केस है, मतलब रोटर की स्पीड जो होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगी। तो पहली चीज़ यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन कि ns क्या होगा, तो 120 60 अपॉन 4, तो ये हो गया 30, ये आ जाएगा 1800 RPM। ठीक, तो अब यहाँ से रिलेटिव स्पीड हमको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर होता क्या है, P इंटू रिलेटिव स्पीड अपॉन 120। तो अब यहाँ से मान लो कि जनरेटर का केस है, जनरेटर का केस है तो जो रेफरेंस स्पीड है दैट इज सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड होगी, लेकिन रिलेटिव स्पीड मान लो कि रोटर अगर मान लो 2100 से चल रहा है, ठीक, रोटर 2100 से चल रहा है और स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1800, सिंक्रोनस स्पीड 1800 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हुई, रिलेटिव स्पीड तो 300 ही रहेगी, लेकिन इस बार ns माइनस एन आर ना होके nr माइनस ns होगा। ठीक, क्योंकि nr ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है अपने को, 5, ये हो गया p कितना है, हो गया 4, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, nr माइनस ns अपॉन 120। तो इसको मल्टीप्लाई कर दी इधर, तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 4, nr माइनस 1800। तो ये हो जाएगा nr जो हो जाएगा 1800 प्लस 600 बाई 4 150, तो ये हो जाएगा 1950 RPM। ठीक, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या रही अपनी, nr माइनस ns हो गई, क्योंकि nr जो हो गया ज़्यादा हो गया। और ये हमको पता कैसे चला कि इंडक्शन जनरेटर है, अगर ये इंडक्शन मोटर दिया रहता तो रिलेटिव स्पीड क्या होती, ns माइनस nr हो जाती। अब रिलेटिव स्पीड से थोड़ा ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि अभी तक जो हम लोग कन्वेंशन माने हैं, हमेशा जो केसेस लिए हैं उसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जैसे ns इस डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज और nr भी क्लॉकवाइज। अगर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम nr को अपोजिट कर दें, ठीक, दैट इज़ एक गाड़ी मेरी वाली इधर जा रही है 100 से और जो दूसरी गाड़ी है वो 200 से इधर जा रही है, तो अब रिलेटिव स्पीड जो मुझे दिखेगी वो 100 ना दिख के 300 दिखेगी। ठीक, तो अगर स्पीड का रेफरेंस चेंज हुआ है, जैसे दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो हमेशा इसका सब्ट्रैक्शन आता है, ठीक, डिफरेंस आएगा। और अगर एक भी कोई अपोजिट हो गया, एक क्लॉकवाइज या एक एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके केस में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक, तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा अगर ऐसा कोई केस हमारे सामने आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2017 का ही दूसरा क्वेश्चन है, 1 नंबर का, और वो 1 नंबर में पूछा, सॉरी ये दूसरे सेट में पूछा गया था। तो क्योंकि 2017 तक 2 सेट थे, तो एक सेट में ये क्वेश्चन था और दूसरे सेट में वो दूसरा वाला क्वेश्चन था। तो इसमें गिवन है 4 पोल 50 हर्ट्ज, सप्लाई गिवन है, तो सप्लाई गिवन है 4 पोल 50 हर्ट्ज। ठीक, ये हो गई सप्लाई। और ऑपरेटिंग स्लिप गिवन है, मतलब एस गिवन है अपने को 0.02। ठीक, अगर परसेंटेज में गिवन होता है तो इसको 2% लिख सकते थे। तो हमसे पूछा क्या गया है कि स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड, मतलब हमसे स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स इन रेडियन पर
सेकेंड। ठीक है, तो मतलब स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स, तो रोटर फ्लक्स का एनआर से कोई मतलब नहीं है। ठीक, रोटर फ्लक्स मतलब रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, तो जो एनएस होगा वही रोटर की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अगर स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड एनएस से चल रही है तो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड भी एनएस से ही चलेगी। तो हमको सिंपल क्या निकालना है, एनएस निकालना है। तो एनएस कितना हो जाएगा, 120 एफ मतलब 50 अपॉन पी, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 1500। ठीक, अगर यहाँ से एनआर निकालना चाहें 1500 आरपीएम, तो एनआर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1500 1 माइनस 0.2। लेकिन इसको अपनी नीड नहीं है क्योंकि अपनी स्पीड क्या है 1500। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जो हमसे स्पीड पूछी है वो रेडियन पर सेकेंड में पूछी है, और ये जो स्पीड आई है वो आरपीएम में आई है। तो रेडियन पर सेकेंड की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन, एन का क्या है, स्पीड इन आरपीएम अपॉन 60, तो 2 पाई इंटू, अब स्पीड हमको कौन सी चाहिए, ये वाली स्पीड चाहिए, तो इस स्पीड को कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन पर सेकेंड एंगुलर स्पीड में। 1500 अपॉन 60, तो ओमेगा आ जाएगा 157 रेडियन पर सेकेंड। अब यहीं पे अगर हमसे पूछा होता कि स्पीड ऑफ रोटर इन रेडियन पर सेकेंड, तो आंसर चेंज हो जाता, तो फिर यहाँ पे एनआर आ जाता। ठीक, अभी यहाँ पे क्या आया है, एनएस। अगर स्पीड ऑफ रोटर पूछा होता तो पहले हम एनआर निकालते इस फॉर्मूले से और फिर उसको यहाँ पुट करते, तो आ जाता कुछ दूसरा आता। ठीक, ये नहीं आता। तो ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि एमसीक्यू का क्वेश्चन था और ऑप्शन में 1500 भी गिवन था और ये भी गिवन था, तो हमको देखना पड़ेगा कि यूनिट क्या है, तो वो भी